हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिषेक चौहान, आपका जीसीपी साइंस क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ पुष्प की संरचना और उसकी बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे लेक्चर दूसरा। तो दूसरे लेक्चर हम क्या देखेंगे? पहले लेक्चर में मैंने देखा था कि पुष्प की संरचना किस प्रकार बनती है और इसके कितने पार्ट होते हैं। तो पुष्प के कितने पार्ट होते हैं पहले हम बता रहे हैं कि पहले लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ाया। तो पुष्प की संरचना, तो पुष्प की संरचना में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पहला जायांग, दूसरा पुमंग, तीसरा दलपुंज और चौथा बादलपुंज। इसके प्रकार, इसके कार्य जो भी है हम बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पुंकेसर। क्या पढ़ेंगे? हम पुंकेसर पढ़ेंगे। अर्थात पुंकेसर को दूसरा नाम क्या है? इस पुंकेसर को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो हम पुंकेसर की संरचना देख रहे हैं कि किस प्रकार बनती है। यह संरचना किसकी है? पुंकेसर की है। अर्थात इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? परागकोश। और इस संरचना को क्या बोलेंगे? पुतंतु। परागकोश और पुतंतु ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का निर्माण करते हैं। अब परागकोश के अंदर ही क्या होंगे? परागकण होंगे। इसी के अंदर क्या होंगे? परागकण। परागकण। तो परागकण का निर्माण किसमें होता है? परागकोश के अंदर होते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये पुंकेसर की संरचना हो गई। अब हम क्या करेंगे? इस पुंकेसर का अनुप्रस्थ काट देखेंगे। इसका अनुप्रस्थ काट देखेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको कट करेंगे, पुंकेसर को। ये पुंकेसर की संरचना है। अब हम इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। अर्थात इसको हम काट देंगे बीच से। तो ये संरचना किस प्रकार दिखेगी? कुछ इस प्रकार दिखेगी। जब हम इस पुंकेसर को काटेंगे तो ये इस प्रकार दिखेगी। और इसको हम और देखेंगे तो ये किस प्रकार दिखेगी? कुछ इस प्रकार दिखेगी। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार दिखेगी। जब हम क्या देखेंगे? इसका अनुप्रस्थ काट देखेंगे। अर्थात ये परागकोश है, परागकोश। तो इस परागकोश में कितनी पाली है? इसको हम क्या बोलेंगे? पाली। ये परागकोश, एक परागकोश में कितनी पाली होती है? 2 पाली होती है। ठीक है, 1 2। अर्थात ये नहीं कि 1 2 3 4 जोड़ना। ठीक है, ये अलग है, ये पार्ट अलग है। तो ये क्या पाली है? तो एक परागकोश में हम लिख सकते हैं यहां पर, एक परागकोश में कितनी पाली है? 2 पाली। और एक पाली में कितने कोष्ठ हैं? एक कोष्ठ ये हो गया, दूसरा कोष्ठ ये हो गया, तीसरा कोष्ठ ये हो गया, चौथा ये हो गया। चाहे हम नीचे वाले देख सकते हैं, ऊपर वाला नहीं देखे। तो 1 2 3 4। तो ये क्या है? कोष्ठ है। 1 2 3 4। तो एक पाली में कितने कोष्ठक हैं? 2 हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोष्ठ। और इसी कोष्ठ को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु दानी। लघु
बीजाणु दानी। तो कोष्ठ को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु दानी। तो एक पुंकेसर में कितनी लघु बीजाणु दानी होते हैं? 4 होते हैं। और एक पाली में कितने लघु बीजाणु दानी होते हैं? 2। एक पाली है ये, एक पाली ये, दूसरी पाली ये है। ये क्या है? पाली है। तो एक पाली में कितने लघु बीजाणु हैं? 1 2। तो 2 पाली में कितने हो जाएंगे? 4। तो एक परागकोश में 2 पाली होती हैं और 4 लघु बीजाणु दानी। 4 लघु बीजाणु दानी। तो हम बोल सकते हैं कि परागकोश एक कैसी रचना है? परागकोश कैसी रचना है? द्विपालित, दो पालित, द्विपालित लिख सकते हैं हम। द्विपालित व 4 कोष्ठकीय संरचना है। 4 कोष्ठकीय संरचना परागकोश को क्या बोलेंगे? परागकोश का क्या है? द्विपालित 4 कोष्ठ की संरचना है। 4 कोष्ठ की है। ठीक है, तो याद रखना कि परागकोश क्या है? परागकोश एक द्विपालित, 2 पाली है, तो द्विपालित व 4 कोष्ठ की संरचना है, अर्थात 4 लघु बीजाणु दानी। हम कोष्ठ को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु दानी। तो एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणु दानी होती है? 4 लघु बीजाणु दानी होती हैं। तो मैंने ये क्या देखा? पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण। इसकी हमने एक संरचना देखी। जब हमने इसका अनुप्रस्थ काट देखा, जब इसको कट किया या अनुप्रस्थ काट देखेंगे हम इसको, तो ये संरचना कुछ इस प्रकार दिखेगी। जब हम इसको और हम देखेंगे खोलकर, तो ये किस प्रकार दिखेगी? इस प्रकार। एक परागकोश में कितनी पाली होती है? 2 पाली होती हैं। और एक पाली में कितनी कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। 1 या 2? 2 होते हैं। तो एक परागकोश में कितने कोष्ठक हो जाएंगे? 4 कोष्ठक हो जाएंगे। एक परागकोश में कितने कोष्ठक हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इसीलिए हम परागकोश को द्विपालित व 4 कोष्ठ की संरचना बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं पुंकेसर पढ़ चुका हूं। अब इसके बाद देखेंगे लघु बीजाणु दानी, अर्थात मैं लघु बीजाणु दानी का निर्माण कर चुके हैं कि एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणु दानी होती है? 4 लघु बीजाणु दानी होती हैं। तो हम देखेंगे कि लघु बीजाणु दानी किसे कहते हैं और किस प्रकार लघु बीजाणु दानी परागकण का निर्माण करेंगे। तो देखो, नेक्स्ट हेडिंग है मेरी लघु बीजाणु दानी। लघु बीजाणु दानी। तो लघु बीजाणु दानी किसे कहते हैं? तो लघु बीजाणु दानी की संरचना किस प्रकार होती है? हम कुछ इस प्रकार बना सकते हैं, वैसे लघु बीजाणु दानी की संरचना इस प्रकार होती है। ठीक है, 4 लघु बीजाणु दानी थी, तो हम केवल इसको 2 ही लघु बीजाणु दानी लेके चलेंगे। लघु बीजाणु दानी कितनी लेके चलेंगे? 2। तो इस लघु बीजाणु दानी, ये क्या है? लघु बीजाणु दानी है। तो इसकी जो बाहरी परत होती है इसे हम क्या बोलते हैं? इसकी बाहरी परत होती है, इसे हम क्या नाम देंगे? बाह्य त्वचा। क्या बोलेंगे? बाह्य त्वचा। और इस बाह्य त्वचा के अंदर कुछ संरचना होती हैं, अर्थात कुछ कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को हम नाम देंगे अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय
कोशिका। तो इस लघु बीजाणुधानी के अंदर, ये क्या लघु बीजाणुधानी की संरचना है, तो इस लघु बीजाणुधानी के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, अधोस्तरीय कोशिका। और ये अधोस्तरीय कोशिकाएं, इनमें से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी, एक सेल, कोशिका को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं। तो एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी, एक सेल आकार में बड़ी हो जाएगी, जिसे हम नाम क्या देंगे, प्रप्रसु कोशिका। प्रप्रसु कोशिका या सेल, प्रप्रसु कोशिका। तो इसको संरचना को हम लें, इन दो में से कोई एक देख रहे हैं, ठीक है। ये बाह्यत्वचा है, इस बाह्यत्वचा के अंदर एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी, बाकी सब छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। और इसी कोशिका को हम क्या बोलेंगे, प्रप्रसु सेल, ठीक है। तो एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी, जिसे हम क्या नाम देंगे, प्रप्रसु कोशिका। अब ये प्रप्रसु कोशिका क्या करेगी, ये विभाजन करेगी, यह प्रप्रसु कोशिका विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिका का निर्माण करेगी, दो सेल का निर्माण करेगी। ये प्रप्रसु कोशिका विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिका का निर्माण करेगी। इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या नाम देंगे, एक कोशिका बाहर की ओर होगी, एक कोशिका कहां होगी, बाहर, जिसे बोलेंगे भित्तीय कोशिका या प्राथमिक भित्तीय सेल कोशिका। और दूसरी कोशिका अंदर होगी, जिसे बोलेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या प्राथमिक बीजाणुजन सेल। प्राथमिक भित्तीय कोशिका। तो ये कोशिका क्या होगी, जो प्रप्रसु कोशिका, ये आकार में बड़ी होगी। और ये दो कोशिका का निर्माण करेगी, एक दो, अर्थात इस कोशिका में विभाजन हो जाएगा तो दो कोशिका का निर्माण होगा, बाकी कुछ छोटी कोशिका होंगी। तो एक ये कोशिका जो बाहर की ओर है, भित्तीय कोशिका, इसको नाम क्या है, प्राथमिक भित्तीय सेल, जो बाहर की ओर है, अर्थात भित्ती की ओर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। एक जो अंदर की ओर कोशिका है, अंदर की ओर, इसका नाम क्या है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, यह क्या करेगी, ये लगातार विभाजन करेगी। जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, ये लगातार विभाजन करेगी, लगातार विभाजन करेगी, और कुछ परतों का निर्माण करेगी विभाजन के फलस्वरूप। ये लगातार विभाजन करके कुछ कोशिकाओं का निर्माण करेगी, कोशिका या भित्ति का निर्माण करेगी। तीन
भित्ति का निर्माण करेगी, जिसका नाम क्या है? प्राथमिक भित्तीय सेल। यह विभाजन स्वरूप 3 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। पहला अंतस्थिशियम, अंतस्थिशियम। दूसरा मध्यस्तर, तीसरा टेपिटम। तो ये प्राथमिक भित्ति कोशिका लगातार विभाजन के फलस्वरूप 3 भित्ति का निर्माण करेगी। पहला अंतस्थिशियम, दूसरा मध्यस्तर, तीसरा टेपिटम। अंतस्थिशियम कितनी लेयर होती है? इसकी एक लेयर होती है। मध्यस्तर ये 1 से 3 लेयर हो सकती हैं। टेपिटम की एक लेयर होती है। और ये टेपिटम कैसी होती है? बहुकोशिकीय कोशिका होती है। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे देख रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप देखो एक बार हम समझा दे रहे हैं। तो मैं क्या पढ़ रहा? लघु बीजाणु दानी पढ़ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा? लघु बीजाणु दानी का ये चित्र है। तो इसमें कुछ कोशिका हैं, जिसको मैंने क्या नाम दिया है? अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है, अधोस्तरीय कोशिका। ये अधोस्तरीय कोशिका क्या करेगी? इनमें से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी। इसमें से एक कोशिका आकार में बड़ी हो गई, जिसको मैंने क्या नाम दिया? प्रप्रसु कोशिका। और ये प्रप्रसु कोशिका है, इसमें विभाजन होगा और एक कोशिका विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिका का निर्माण करती है। ये आपको पता होगा। तो ये कितने 2 कोशिका का निर्माण करेगी, जिसमें से एक कोशिका अंदर की बाहर की ओर होगी, जिसे मैंने क्या नाम दिया? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। दूसरी कोशिका जो अंदर की ओर है, जिसे मैंने नाम क्या दिया? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, अर्थात प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब जो ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, इसमें क्या होगा? लगातार विभाजन होगा, कई कोशिका बनेगी और 3 लेयर का निर्माण करेगी, 3 भित्ति का निर्माण कर लेगी ये, जिसको नाम क्या दिया मैंने? प्राथमिक लेयर है, जिसका नाम है अंतस्थिशियम लेयर। दूसरा मध्यस्तर, जो कितनी होती है? 1 से 3 तक हो सकती है। और तीसरी लेयर जिसको हम बोलते हैं टेपिटम। अब इसके बाद हम देखेंगे जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, ये आगे चलकर किसका निर्माण करेगा। तो मैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका की बात कर रहे हैं। जो बाहरी लेयर थी, इसको हमने नाम क्या दिया था? बाह्य त्वचा। और जो हमारे प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, ये 3 लेयर का निर्माण कर चुकी थी। पहली लेयर जिसको हम क्या कहेंगे? पहली लेयर का नाम क्या बताया था मैंने? अंतस्थिशियम, अंतस्थिशियम। इसके अंदर 2 लेयर थी, 1 से लेके 3 तक। इन लेयरों को हम क्या बोलेंगे? मध्यस्तर। ये मध्यस्तर कितनी होती है? 1 से 3। इसमें मैंने कितनी दर्शाई है? 2। और लास्ट लेयर, इसके अंदर एक जो लास्ट लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं टेपिटम। और इस टेपिटम के अंदर क्या होंगे? ये लास्ट लेयर, जिसको हम क्या बोलेंगे? टेपिटम। टेपिटम।
और ये टैपिटम कैसा होता है? बहुकेंद्रक है। इसमें कितने केंद्रक हैं? कई केंद्रक हैं, दो से ज्यादा केंद्रक हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बहुकेंद्रक। बहुकेंद्रकीय। तो टैपिटम की संरचना एक बहुकेंद्र की संरचना है, बाकी के सभी में एक एक केंद्रक है, अंतःस्थितियम में एक केंद्रक है, मध्य स्तर इसमें कितनी लेयर होती हैं? 1 से लेकर 3 लेकर इसमें हमने कितनी रिप्रेजेंट की है? 2 लेयर रिप्रेजेंट की है, ठीक है। अब इस टैपिटम के अंदर कुछ कोशिका होंगी, इन कोशिकाओं को हमने क्या बोला था? प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, अर्थात ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका, इसने 3 लेयर बना ली। पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। और जो प्राथमिक भित्ति कोशिका बची थी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, अभी क्या करेगी? ये कोशिका विभाजन करेगी। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ये क्या करेगी? लगातार विभाजन करेगी और कुछ कोशिकाओं का निर्माण करेगी। लास्ट लेयर कौन सी थी? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा। जो आंतरिक लेयर थी जिसे हम क्या बोलते थे? टैपिटम। टैपिटम। और इस टैपिटम के अंदर क्या थी? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। और ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्या करेगी? ये लगातार विभाजन करेगी और कुछ ऊतकों का निर्माण करेगी। इन ऊतकों को हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक लघु बीजाणुजन ऊतक। लघु बीजाणुजन ऊतक। और इस लघु बीजाणुजन ऊतक में कुछ कोशिका आकार में बड़ी हो जाएंगी। ये प्राथमिक बीजाणुजन सेल है, कोशिका है, ये लगातार विभाजन करेगी और कुछ कोशिकाओं को निर्माण करेगी, जिसे लघु बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं। अब ये लघु बीजाणुजन ऊतक में कुछ कोशिका आकार में बड़ी हो जाएंगी, कुछ सेल आकार में बड़ी हो जाएंगी, जिसे हम क्या नाम देंगे? कुछ कोशिका आकार में बड़ी हो जाएंगी, जिसे बोलेंगे हम लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका या सेल। ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका है। ये कैसी संरचना होती है? द्विगुणित, अर्थात 2n द्विगुणित। तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका कैसी संरचना होती है? द्विगुणित 2n संरचना होती है, ठीक है। तो यह कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी और कुछ कोशिकाओं का निर्माण करेगी। हम एक ही संरचना बना के दिखा दे रहे हैं अंदर। इन कोशिकाओं को क्या बोलेंगे? पराग मातृ कोशिका। यह कौन सी संरचना है? टैपिटम।
ये कौन सा है? टैपिटम। और टैपिटम के अंदर क्या होंगे? ये हमेशा याद रखना कि लास्ट लेयर कौन सी होती है, सबसे अंदर की लेयर कौन सी होती है? टैपिटम होती है। और इसी टैपिटम के अंदर क्या होता है? लघु बीजाणु जनितक। और ये लघु बीजाणु जनितक में से कुछ कोशिका आकार में बड़ी हो जाएंगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका। तो ये मेरा हो गया लघु बीजाणु दानी। इससे पहले हम पढ़ा चुके थे लघु बीजाणु जन ऊतक का निर्माण कैसे होता है। लघु बीजाणु जन कोशिका, ये लघु बीजाणु जन कोशिका है जो लगातार विभाजन करके लघु बीजाणु जन ऊतक का निर्माण करेगा। और ये लघु बीजाणु ऊतक है, इनमें से कुछ कोशिका आकार में बड़ी हो जाएंगी, जिसे हम नाम क्या देंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं क्या मैंने अभी पढ़ा है? लघु बीजाणु दानी। अभी तक मैं इसका चित्र देखा है। और सपोज डेट, अगर बोर्ड एग्जाम में इसकी थ्योरी आएगी, ये क्वेश्चन 5 नंबर में ज्यादातर आता है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी आएगी, क्वेश्चन आएगा कि लघु बीजाणु दानी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप थ्योरी किस प्रकार लिखोगे? तो इसको रटना नहीं है, देखो किस पर हम बता रहे हैं। एज हम अपने चित्र के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मैंने सबसे पहले देखी थी कि एक कोशिका, ये प्रोसेस किसमें होती है? सबसे पहले ये ध्यान रखो, किसमें होती है? आवर्तबीजी पादपों में। ये प्रोसेस किसमें होगी? आवर्तबीजी पादपों में। आवृत बीजी पादपों में। आवृतबीजी पादप कौन से होते हैं? पुष्पी पादप। पुष्पी पादप, ठीक है, ये याद रखना। ये किसमें होता है? एंजियोस्पर्म, अर्थात पुष्पी पादपों में या आवृतबीजी पादपों में ये प्रोसेस चलती है। तो मैंने सबसे पहले देखा कि पुष्पी पादपों में क्या था? एक अधोस्तरीय कोशिका थी, एक अधोस्तरीय आवृतबीजी पादपों में एक अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे मैंने नाम क्या दिया था? प्रप्रसु कोशिका। प्रप्रसु कोशिका या सेल लिखने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रप्रसु कोशिका। अब ये प्रप्रसु कोशिका क्या करेगी? इसमें विभाजन होगा और दो कोशिका का निर्माण होगा, दो सेल का निर्माण, जिसे मैंने क्या नाम दिया था? दो कोशिका का निर्माण होता है। जो प्राथमिक, एक जो बाहर की ओर कोशिका थी, एक कोशिका कहां बनेगी? बाहर, जिसे मैंने नाम दिया था प्राथमिक वित्तीय सेल या प्राथमिक वित्तीय कोशिका। और दूसरी कोशिका जो अंदर की ओर बनती है, जिसे मैंने क्या नाम दिया था? प्राथमिक बीजाणुजन सेल। अब जो ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका है, ये क्या करेगी? ये भी लगातार विभाजन करेगी, लगातार विभाजन के फलस्वरूप तीन लेयर का निर्माण करेगी, तीन लेयर या तीन परत या तीन भित्ति का निर्माण करेगी। और ये तीन भित्ति कौन कौन सी थी? पहली अंतःस्थिशियम, दूसरी मध्यस्तर, तीसरी टैपिटम। पहले अंतःस्थिशियम, दूसरी मध्यस्तर और तीसरी टैपिटम। इसके बाद जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, ये लगातार विभाजन के फलस्वरूप, लगातार विभाजन
के फलस्वरूप कुछ कोश किस फलस्वरूप किसका निर्माण करेंगे? बीजाणुजन ऊतक का, बीजाणुजन ऊतक का निर्माण करेगी और ये बीजाणुजन ऊतक में कुछ कोशिका आकार में बड़ी हो जाएंगी, कुछ सेल आकार में बड़ी हो जाएंगी, जिसे मैंने क्या नाम दिया था? लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ सेल या पराग मातृ सेल या कोशिका। ठीक है, यह कैसी होती है? द्विगुणित, 2n द्विगुणित। तो एज मुझे किसका निर्माण करना था? लघु बीजाणु दानी या लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका का निर्माण करना था। किससे? लघु बीजाणु दानी से। तो मैं इसकी थ्योरी मुझे किस प्रकार लिखनी है? बस इतना ही लिखना है मुझे 5 नंबर में। सबसे पहले लिखेंगे ये प्रोसेस ओनली आवृतबीजी पादपों में देखी जाती है। इसमें एक अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, जिससे प्रप्रसु कोशिका बोलते हैं। ये प्रप्रसु कोशिका विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिका का निर्माण करती है, जिसे हम प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका ये बाहर की ओर व्यवस्थित होती है, स्थित होती है, जो लगातार विभाजन के फलस्वरूप 3 भित्ति का निर्माण करती है, जिसमें एक भित्ति जिसे अंतस्टेशियम कहते हैं, दूसरी मध्यस्तर जो कितनी होती है? 1 से 3 लेयर हो सकती है इसकी, और लास्ट टैपिटम जो सबसे अंदर पाई जाती है। और ये टैपिटम कैसी लेयर होती है? बहुकोशिकीय लेयर होती है। टैपिटम कैसी होती है? बहुकोशिकीय, अर्थात बहु केंद्र की है, बहु केंद्र की है संरचना होती है। इसके बाद प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ये अंदर की ओर व्यवस्थित होती है, जो लगातार विभाजन के फलस्वरूप बीजाणुजन ऊतक का निर्माण करती है। ये बीजाणुजन ऊतक में से कुछ कोशिका, कुछ सेल आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे लघु बीजाणु मातृ कोशिका या या पराग मातृ कोशिका कहते हैं। ये द्विगुणित संरचना होती है। तो ये लघु बीजाणु दानी कंप्लीट हो चुकी है। 5 नंबर आपके कंप्लीट हैं। वो चित्र और ये थ्योरी आप आराम से बना के लिख सकते हैं। तो मैं लघु बीजाणु दानी देख चुके हैं। लघु बीजाणु दानी के फलस्वरूप किसका मैंने निर्माण किया? अभी लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका का निर्माण किया है। अब ये पराग मातृ कोशिका क्या करेगी आगे, तुम देख रहे हैं। तो हम अब नेक्स्ट हेडिंग होगी मेरी लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये 3 नंबर में ज्यादा चांस होते हैं इसके आने के हर साल। तो लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं हम? तो लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, इससे पहले हम देखेंगे ये कोशिका है, इससे बताने से पहले हम देखो ये बता रहे हैं कि जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है किस फॉर्म में होती है? कुछ इस प्रकार होती है। कोशिका किस प्रकार पाई जाती है? इस प्रकार पाई जाती है। ये 4 कोशिकाएं जिसको हम क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ये क्या है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ये एक लघु बीजाणु दानी में कई लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती हैं। एक लघु बीजाणु दानी में कई लाख लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती हैं। तो मैंने कुछ ही 4 लघु बीजाणु मातृ कोशिका मैंने दर्शाई है। ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिका या सेल 2n होती है ये। और इस संरचना को क्या बोलते हैं? इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? ये देखो, अब ये संरचना है, संरचना के फलस्वरूप इसका जो जीव द्रव्य है इस कोशिका में जा सकता है या नहीं जा सकता है? जा सकता है। इस संरचना को होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इस संरचना को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। इस प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य क्या है?
या एक कोशिका के जीव द्रव को दूसरी कोशिका के जीव द्रव में संघनन करता है, अर्थात मिला देता है। ठीक है, इसका जो जीव द्रव है इसके माध्यम से इस कोशिका में जीव द्रव जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कोशिका अलग नहीं होंगी। तो यही आगे चल के यही लघु बीजाणु मात्र कोशिका ये क्या करेंगे, आगे चल के परागकण का निर्माण करेंगी, लघु बीजाणु का निर्माण करेंगी। तो क्या करेंगे, इस प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ने के लिए हम एक लेयर का निर्माण करेंगे। किसके ऊपर, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका के ऊपर एक लेयर का निर्माण करेंगे हम। अगर इस लेयर का निर्माण हो जाएगा तो ये प्लाज्मोडेस्माटा टूट जाएगी। ये प्लाज्मोडेस्माटा टूट जाएगी। अब इस कोशिका में जीव द्रव जाता है, नहीं जाएगा। क्योंकि इस कोशिका के ऊपर लघु बीजाणु मात्र कोशिका के ऊपर इस लेयर का निर्माण कर दिया। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कैलोज। कैलोज अर्थात इसके ऊपर कैलोज की हम भित्ति चढ़ा देंगे। ठीक है, कैलोज भित्ति या कैलोज की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है क्या, कैलोज। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के ऊपर क्या चढ़ा देंगे, कैलोज। कैलोज को कार्य क्या है, ये प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ देता है। ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, ये एक कोशिका के जीव द्रव को दूसरी कोशिका के जीव द्रव में भेज देता है। ठीक है, तो ये संरचना है, ये किसका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, दूसरा नाम क्या है इसका, पराग मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका या सेल, ये कैसे संरचना होती है, 2n। ये खासकर याद रखना, ये कैसे संरचना होती है, द्विगुणित 2n। इसके ऊपर कौन सी लेयर है, वही मैंने बताया था। इसके ऊपर कौन सी लेयर है, ये कैलोज। इस पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका के ऊपर कौन सी लेयर पाई जाती है, कैलोज। ये द्विगुणित होती है। अब क्या होगा, सबसे पहले कोशिका विभाजन होगा। तो कोशिका विभाजन होने से पहले साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा या केंद्रक का विभाजन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, केंद्रक का विभाजन करेंगे। ठीक है, तो एक कोशिका से इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, ये मियोसिस क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। इसके फलस्वरूप दो कोशिका का निर्माण होगा, 1 2। इसमें कितनी कोशिका थी, दो गुणित थी, 2। तो एन हो जाएंगी, 2 गुणित हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, और इसके ऊपर किसकी लेयर थी, कैलोज भित्ति की लेयर। इसके बाद 2n कोशिका से n कोशिका होगी, दो कोशिका बनेगी आगुणित। ठीक है, ये द्विगुणित कोशिका है, ये आगुणित है। जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, अर्धसूत्री मतलब आधा आधा। ठीक है, तो n आगुणित कोशिका बनेंगी, कितनी, 2 बनेंगी। इसके बाद इसमें मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री सेकंड होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है वो सेकंड होगा। और ये मियोसिस सेकंड कैसा होता है, समसूत्री विभाजन की तरह। समसूत्री विभाजन की तरह जो मियोसिस सेकंड होता है, अर्धसूत्री जो अर्धसूत्री सेकंड होता है, ये किसकी तरह कार्य करता है, समसूत्री विभाजन की तरह कार्य करता है। तो ये आगुणित कोशिकाएं, इसको हम आधा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये समसूत्री विभाजन की तरह कार्य करेगा और 4 कोशिका का निर्माण करेगा। कितनी, 4, 1 2 3 4। और इसके ऊपर किसकी लेयर है, कैलोज भित्ति की लेयर है। इसकी लेयर है, कैलोज भित्ति की लेयर। इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु चतुष्क। इसको लघु बीजाणु चतुष्क मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये कितनी है, 1 2 3 4 है, 4 आगुणित कोशिका, इसको हम इसलिए बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। और ये चारों एकत्रित हैं, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी लेयर है, कैलोज की लेयर। ये लेयर किसकी है, कैलोज, कैलोज की लेयर इसके ऊपर। तब देखो हम क्या बोलेंगे, ये पार्ट ओनली मैंने आपको समझाया है, समझाने के लिए बोला। ठीक है,
तो हम इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो आगुणित कोशिका का निर्माण होता है। ये दो आगुणित कोशिका में सेकंड अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप या जो समसूत्री विभाजन की तरह कार्य करता है, किसका निर्माण करता है, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन, या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका 2n से लघु बीजाणु चतुष्क बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु चतुष्क, ये कैसे रचना होती है, आगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु चतुष्क या आगुणित बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। ठीक है, एक लाइन की डेफिनेशन है और इसको चित्र को आप बना दोगे, ये चित्र आपको बनाना है यहां से लेके यहां तक, आपके 3 नंबर कंप्लीट हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका के फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आज ये कंप्लीट हो गया। अब हम कल नेक्स्ट तीसरे लेक्चर में देखेंगे कि पराग लघु बीजाणु चतुष्क हैं, ये आगे चल के परागकण का निर्माण किस प्रकार करेंगे और परागकण की हम कल संरचना देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।